हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के अंडर आता है। इस पार्ट 1 के अंदर भी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आता है। ये जो आर्टिकल 1 to 4 है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 1 में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। यूनियन मतलब हमारा इंडियन स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 1 क्लोज 1 इसमें क्या कहते हैं? इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया है दैट इज़ इंडिया मीन्स दैट इज़ भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब सारे स्टेट्स का एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ड्यूअल नेम फॉर अ कंट्री, हमारी कंट्री के लिए दो नाम है, इंडिया भी है भारत भी है। लेकिन ये दो नाम क्यों लिए गए? क्योंकि इंडिया जो है वो मॉडर्निटी को रिफ्लेक्ट करता है और जो भारत है वो हमारे ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब हमने यहाँ यूनियन क्यों लिया? आर्टिकल 1 में मेंशन है ना नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, तो हमने यूनियन क्यों लिया? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो फेडरल नेचर का है। फिर भी हमने यूनियन क्यों लिखा? तो यूनियन फेडरेशन लेने की बजाय हमने यूनियन इसलिए यूज़ किया, उसके दो कारण हैं। इंडिया इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। इंडिया है वो स्टेट्स के बिटवीन कोई एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से इंडिया नहीं बना है, बल्कि इंडिया है इसलिए स्टेट्स हैं। मतलब इंडिया जो है वो पूरी एक यूनिट है। हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए उसको अलग अलग स्टेट में बांट दिया है। यूएसए की तरह नहीं है कि सारे स्टेट्स ने मिलकर डिसाइड किया हो कि हमें एक कंट्री बनना है और हमें एक कंट्री बनना है और हम सारे स्टेट्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि हमें एक कंट्री बनना। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया एक पूरी यूनिट है, उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए उसको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है। नो स्टेट हैज़ राइट टू सेसीड फ्रॉम द इंडिया। हमारे इंडिया में से किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो इंडियन से अलग हो जाए। जबकि जो यूएसए के जो स्टेट्स हैं उनने एक एग्रीमेंट के द्वारा उसमें शामिल हुए हैं, वो किसी भी वक्त अपने उस कंट्री से अलग हो सकते हैं। अभी आर्टिकल 1 में ही है ये, द स्टेट्स टेरिटरीज देयर शेल बी स्पेसिफाई इन फर्स्ट शेड्यूल। अब हमें पता है कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जो स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ हैं ये शेड्यूल 1 में दिए गए। अब ये शेड्यूल क्यों मेंशन करा गया? फर्स्ट शेड्यूल मेंशन नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे स्टेट्स का नाम है, यूनियन टेरिटरीज़ का नाम है। अब ये शेड्यूल क्या है? शेड्यूल इज़ ए एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ एन आर्टिकल। कोई आर्टिकल जिसमें भाई एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हों, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा बल्कि ना हो जाए, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अभी वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर ये सारी चीज़ें भी उसमें और ऐड कर दी तो ना जाने वो कितना बड़ा होता। इसलिए शेड्यूल इसलिए ऐड किया गया कि ताकि किसी आर्टिकल में अगर बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हैं लिखने के लिए तो वो सारी चीज़ें शेड्यूल में एक्सप्लेन करी जाएँ, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो है वो है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइजेस। जो हमारी इंडिया की टेरिटरी है उसमें आता क्या क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लेकिन जो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की टेरिटरीज आती हैं। द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज है जो फर्स्ट शेड्यूल में जिनका नाम दिया गया है वो आती हैं हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में। सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, और ऐसी टेरिटरीज जो इन फ्यूचर में एक्वायर करी जाएं या किसी के द्वारा हमें दी जाए वो भी हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएंगी। जैसे एक्वायर्ड टेरिटरीज़ का जैसे एग्जांपल है फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी थी वो पहले वहाँ फ्रेंच का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट ने 1954 में ये हमें इंडिया को सौंप दिया। 1962 तक ये एक एक्वायर्ड टेरिटरी के तौर पे हमारे इंडिया में आती थी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 कहता है कि किसी भी स्टेट का एडमिशन मतलब उसको हमारी इंडिया में मिलाना और या किसी नई स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट करना या किसी नए स्टेट को स्थापित करना, वो
हमारे आर्टिकल 2 के अंदर आता है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब पार्लियामेंट किसी भी दूसरे स्टेट को हमारी इंडियन टेरिटरी में मिला सकता है और किसी नए स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है, उसे लगे कि ये सारी सिचुएशन इस चीज़ के लिए सही हैं, तो पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश का कोई स्टेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश का अगर कोई स्टेट है तो उसको इंडिया अपनी टेरिटरी में शामिल कर सकता है। और जैसे कि कोई आइलैंड है, वो बे ऑफ बंगाल में अभी सबमर्ज्ड है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ऊपर उठ के आ जाए, तो वहाँ एक स्टेट बना के उसको भी हम इंडियन टेरिटरी में शामिल कर सकते हैं। ये पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक सिक्किम है, जो सिक्किम है वो पहले हमारे इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो क्या था, वहाँ एक हेरिडेटरी मोनार्की थी, उनको चोग्याल नाम की एक हेरिडेटरी मोनार्क था, लेकिन इंडिया उसका एक प्रोटेक्ट्रेट था। पहले होता था ये टर्म यूज़, आजकल इसकी इतनी कोई नीड नहीं पड़ती है। प्रोटेक्ट्रेट का मतलब यही होता है कि भाई एक सिक्किम एक छोटा सा स्टेट था, इंडिया एक बड़ा स्टेट है, तो इंडिया उसके मतलब उसको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी चीज़ से। एक लार्जर स्टेट स्मॉल स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा, बस वो था। तो सिक्किम एक कोई दूसरा स्टेट था, उसको हमने अपनी टेरिटरी में इंक्लूड किया। ठीक है, वो अब हमारा इंडियन स्टेट हो चुका है। तो ऐसे किसी स्टेट भी हमारी इंडिया की टेरिटरी में ही आएगा। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब कोई भी नए स्टेट को बनाना। पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट्स और यूनाइटिंग एंड टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट किसी लॉ के थ्रू किसी भी दो स्टेट को बाइफर्केट कर सकता है, किसी भी वन या एक से ज़्यादा स्टेट को मिला के कोई स्टेट बना सकता है, या फिर स्टेट के किसी एक पार्ट को निकाल के उसको कोई दूसरा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर सकता है। किसी यूनियन टेरिटरी को वो स्टेट बना सकता है, यूनियन टेरिटरीज़ किसी स्टेट को वो यूनियन टेरिटरी बना सकता है। ये सारी पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज़ द एरिया ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ कर सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया डिक्रीज़ कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकता है, अल्टर द नेम ऑफ स्टेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये सारी पावर जो हमारे पार्लियामेंट के पास है कि वो किसी भी दो स्टेट को बाइफर्केट करके दो अलग स्टेट बना सकता है, यूनियन टेरिटरीज़ बना सकता है, एक या एक से ज़्यादा स्टेट को मिला के एक दूसरा स्टेट बना सकता है, यूनियन टेरिटरी बना सकता है, और किसी भी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है, उसके नाम को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट बी कंसिडर्ड अंडर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अंडर आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो भी लॉ बनाया गया है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यही आर्टिकल 4 कहता है। अब हम देखते हैं कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करने की प्रोसेस क्या है। भाई उनकी बाउंड्रीज़ को हम ऑल्टर कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं, उनके एरिया को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, किन्हीं दो स्टेट्स को मिलाकर एक नया स्टेट बना सकते हैं, एक स्टेट का बाइफर्केट करके दो अलग स्टेट बना सकते हैं, उसके पार्ट को अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं या एक नया स्टेट बना सकते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए उनकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये प्रोसेस हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है। तो हम देखते हैं हाउ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हैपन्स। एक स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? बिल प्रपोज्ड इन द यूनियन कैबिनेट। जो यूनियन कैबिनेट हमारी होती है वो एक बिल को प्रपोज करती है। इस जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो बिल होता है वो पार्लियामेंट में बिना प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से पार्लियामेंट में प्रपोज नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे बिल को, जिसमें स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो, ऐसे बिल को पार्लियामेंट में प्रपोज करने से पहले हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। जब यूनियन कैबिनेट प्रेसिडेंट के पास वो बिल प्रपोज करती है, प्रेसिडेंट उसको पास कर देता है कि हाँ प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दे दिया, तो प्रेसिडेंट के पास वो बिल लेके जाते हैं।
प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास दो चीज़, एक तो वो रिकमेंडेशन देता है, दूसरा उसके पास पावर होती है कंसल्टेटिव प्रोसेस। मतलब जिस स्टेट के बारे में वो बिल है, किसी भी स्टेट के बारे में हो, तो वो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो बिल भेजता है, उस बिल के ऊपर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की राय जानने के लिए। ये कंसल्टेटिव प्रोसेस सिर्फ नाम के लिए होती है, क्योंकि जो स्टेट है वो अपने व्यू देगा, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड नहीं होते। प्रेसिडेंट चाहे तो उस स्टेट के पास भेज सकता है, ना चाहे तो ना भी भेज सकता है। फिर प्रेसिडेंट उस बिल को आगे पास करता है। प्रेसिडेंट उस बिल को, आफ्टर दैट प्रेसिडेंट पास द बिल इन द पार्लियामेंट, फिर प्रेसिडेंट है उस बिल को पार्लियामेंट में पास करता है। जब वो बिल पार्लियामेंट से भी पास हो जाता है, दोनों स्टेट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों उस बिल को पास कर देती हैं, तब स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड होता है। ये जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। प्रेसिडेंट भेजे तो भेज सकता है, ना भेजे तो ना भेज सकता है। मतलब कि अगर एक स्टेट की बाउंड्री में कोई भी छेड़छाड़ हो रही है या फिर उसके नाम में कोई भी बदलाव हो रहा है, तो उसमें स्टेट का कोई मर्ज़ी चलती ही नहीं है। उनका व्यू चाहे तो लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, और अगर व्यू ले भी लिया तो उनके व्यू का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही सारा कुछ कर दिया जाता है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रीऑर्गेनाइज द स्टेट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बिना स्टेट को कंसल्ट किए भी हमारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। अब आर्टिकल 3 रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अब हमने देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो नेचर है, फेडरल भी है कैरेक्टर में और उसके पास नॉन फेडरल कैरेक्टर्स भी है। तो आर्टिकल 3 उसके नॉन फेडरल कैरेक्टर को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ही सारी पावर है, वो बिना स्टेट से पूछे उसकी बाउंड्रीज़ को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। Although India is federal, but there are some provisions which give unitary bias to Indian Constitution. One such is Article 3. हमें पता है कि हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, प्रोविजंस हैं जो यूनिटरी बायस की तरफ हैं। वैसा ही एक प्रोविज़न है आर्टिकल 3। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया इज़ एन indestructible India is an indestructible union of destructible states। ठीक है, इसीलिए हमारे इंडियन यूनियन को कहा जाता है कि इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। मतलब हम इंडिया की बाउंड्री के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टेट्स की बाउंड्री को जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं। जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त हमारे इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत सारी प्रोविंसेस थी। तो उस समय हमारे इंडिया का इंटीग्रेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से हुआ था। तो उस वक्त स्टेट को किस बेसिस पे बांटा जाए, स्टेट्स को किस बेसिस पे अलग अलग बनाया जाए, वो चर्चा रही थी। तो उसके लिए हमने अलग अलग कमिटीज़ बनाई। पहली कमेटी थी धर कमीशन, जो जून 1948 में बनी। इस धर कमीशन है, इसको धर कमीशन को बनाया। ये धर कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए कि लिंग्विस्टिक लाइंस पे कोई भी स्टेट को नहीं बांटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमने कमेटी बनाई JVP कमेटी। इसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पताभी सीतारामय्यू। ये दिसंबर 1948 में बनी। इसने भी यही बोला कि लैंग्वेज बेसिस नहीं होना चाहिए स्टेट्स को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, पोट्टी श्रीमल्लू की डेथ हो गई। ये एक लीडर थे। श्रीमल्लू इज रिवर्ड एज पोट्टी श्रीमल्लू की डेथ हो गई थी इसी बीच। पोट्टी श्रीमल्लू थे, वो एक तमिल स्पीकिंग लैंग्वेज वाला स्टेट बनाने के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे, इस कारण उनकी डेथ हो गई। हंगर स्ट्राइक के कारण पोट्टी श्रीमल्लू की डेथ हो गई थी। उसकी वजह से लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ गया और लोग राइट्स करने लगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि हमें आंध्र प्रदेश को एक स्टेट बना देना चाहिए। आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना, जिस लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट था जो आंध्र प्रदेश बना। उसके बाद में हमने एक दूसरी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई, क्योंकि
ये फर्स्ट केस हुआ, आगे भी इनको देख के और केसेस की और स्टेट्स की डिमांड उठती, ऐसे करके तो फिर सारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स बनाने पड़ते हैं। तो हमने एक और कमेटी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाई, उस कमीशन का नाम था फैज़ल अली कमीशन 1953। फैज़ल अली कमीशन में थे फैज़ल अली, HN कुंजरो एंड KM पानीकर, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट की। ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज इज़ द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। फैज़ल अली जो कमीशन थी, इसने लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वन स्टेट वन लैंग्वेज, ये एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इसमें ये है कि जो स्टेटस में मेजॉरिटी पार्ट वो एक लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो उस वक्त इस फैज़ल अली कमीशन की बेसिस पे हमारे इंडिया में थे 14 स्टेट्स एंड 16 यूनियन टेरिटरीज। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। बिफोर 2014 वी हैव 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। बट इन 2014 आंध्र प्रदेश वॉज रीऑर्गनाइज्ड एंड ए न्यू स्टेट वॉज फॉर्म तेलंगाना। Post 2014 we have 29 states and 7 union territories. Then on August 6, 2019 Jammu and Kashmir also reorganized and state downgraded and become union territories. 2 union territories Jammu and Kashmir and Ladakh. 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को भी रीऑर्गेनाइज किया गया, उनको स्टेट की पोजीशन से डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज बनी उस वक्त। एक यूनियन टेरिटरी थी जम्मू एंड कश्मीर की, सेकंड थी लद्दाख की। दिस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल केम इनटू फोर्स ऑन October 31, 2019, बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैन ऑफ यूनिटी, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम मैन ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तब हमारे पास बचे 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन 26 जनवरी 2020 में 2 यूनियन टेरिटरीज वर मर्ज। 2 यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज कर दिया गया, दमन एंड दीव को एंड दादर नागर हवेली को। अभी हमारे करंट में 28 स्टेट्स हैं एंड हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये यूनियन ऑफ इंडिया से, या यूनियन ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं हम इसको, यूनियन ऑफ स्टेट। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ये एक बिगर कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट्स से, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमारी स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज और इन फ्यूचर जो भी हम टेरिटरी एक्वायर्ड करेंगे वो इंक्लूड होगी। लेकिन यूनियन जो ऑफ स्टेट्स है या यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें सिर्फ स्टेट्स आएंगे, क्योंकि जो यूनियन है वो सिर्फ एक स्टेट से मिलकर बना है, ना कि यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज से। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म है। थैंक यू।